नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मुद्गल क्लासेस में। तो बेटा हम लोगों ने शुरुआत किया था साइंस में सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हम लोगों ने बोला था परिसंचरण तंत्र। ये परिसंचरण तंत्र है क्या, और सर हमें परिसंचरण तंत्र में पढ़ना क्या है, जिसे बेटा हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन। तो बेटा हम लोगों ने सर्कुलेशन की शुरुआत की। फिर हम लोगों ने देखा कि सर सर्कुलेशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सर्कुलेशन किसका हो रहा है, दूसरी बात सर्कुलेशन किस में होगा, और तीसरी बात सर्कुलेशन किसके द्वारा कराया जाएगा या सर्कुलेशन कैसे होगा। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोगों ने देखा कि हमारे शरीर में जो सर्कुलेशन होगा वो ब्लड का होगा, और ब्लड के माध्यम से ओवरऑल हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मिनरल्स हो, ग्लूकोज हो, नाइट्रोजन वो ग्लूकोज हो, न्यूट्रिशन हो इत्यादि किसमें होता है, तो ब्लड वेसल्स में होता है, यानी हमारे शरीर में ही होती हैं रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। और किसके द्वारा होता है बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर हार्ट के द्वारा होता है। यानी सबसे पहले ये है कि सर हमें रुधिर के बारे में जानना था। रुधिर के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं, रुधिर वाहिकाओं के बारे में जानेंगे, और रुधिर वाहिकाओं के बारे के बाद हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में। तो बेटा हम ब्लड के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, जैसे ब्लड क्या है, ब्लड होता क्या है, कितना होना चाहिए, ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है, ब्लड को मापा कैसे जाता है, लगभग जितनी बातें ब्लड में हो सकती थी वो हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो आपने अगर हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में, सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए और उसके बाद आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए आज से हम लोग इसी में टॉपिक शुरू करते हैं। ब्लड क्या है, ब्लड की परिभाषा क्या है, ब्लड करता क्या है, ये सारी बातें पढ़ ली। लास्ट हमको बेटा शुरू करना था रुधिर का संगठन, यानी हमें पढ़ना है रुधिर के बारे में, या हम कहेंगे सर खून के बारे में, और ये रुधिर का संगठन हम लोग पढ़ेंगे, यानी हमारा खून किस किस से मिलकर बना है। इसी को कहा जाता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है। तो बेटा हम अपने ब्लड, यानी एक तो हमें सॉलिड के बारे में पढ़ना है, और दूसरा बेटा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सर दूसरा हम लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड में क्या पढ़ना है, तो पहली बात ये होता कितना है 55%। याद रखेंगे ब्लड में सबसे ज्यादा हम लोग बोलते हैं बेटा कोशिका, या हम लोग बोलते हैं बेटा कणिका। तो रियल में इसमें हम लोग 3 चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे किसको, आरबीसी। सर ये आरबीसी क्या है। दूसरे नंबर पे बेटा आएगा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या है। और तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। किसके बारे में, तो प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, बिंबाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये है रुधिर में कितने प्रकार का संगठन होता है। हम लोग कहेंगे सर रुधिर में 2 टाइप का संगठन होता है। एक रुधिर का तरल भाग होता है, लिक्विड भाग होता है, जो समथिंग 55% होता है। तो सबसे ज्यादा क्या है बेटा, प्लाज्मा, पानी इसी में आएगा, ठीक। दूसरा ठोस होता है, सॉलिड होता है, कितना है बेटा 45%, जिन्हें सेल या कॉप्सूल्स के नाम से जानते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, इन सभी को इसमें शामिल किया है। यानी हमारी कोई रुधिर वाहिका है जिसमें यूं करके खून बह रहा है, तो इस खून में जो तरल भाग होगा उसमें ऐसे कणों के रूप में जो पाया जाएगा उन्हीं को कहा जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, ठीक। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करेंगे, आरबीसी की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसके बाद हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप के अलावा हम बहुत सारी बातें करेंगे जो शायद आपने पहले ना पढ़ी हो। तो उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और हम लोग अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब बेटा आगे तो सब लोग हेडिंग डाल लोगे प्लाज्मा। रुधिर में हमारा पहला टॉपिक ही बेटा क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे सर रुधिर में हमारा पहला टॉपिक है प्लाज्मा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्लाज्मा को। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो सर प्लाज्मा है ना, वो प्लाज्मा है क्या। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि प्लाज्मा है क्या। तो हम ये कहेंगे कि हम ले लें बेटा किससे, ब्लड, और ब्लड को लेने के बाद उसमें से क्या हटा दें बेटा, आरबीसी। तो बचा हुआ भाग ही क्या कहलाएगा, तो हम लोग याद रखेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, यदि रक्त में से आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं हटा दी जाएं
तो उसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा में बेटा हम लोग कह सकते हैं सर WBC, प्लेटलेट्स इत्यादि चीजें शामिल रखते हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं होता बेटा, RBC नहीं होता। हम ये भी जानते हैं कि RBC के कारण ही हमारे खून का रंग कैसा होता है, लाल। इसलिए याद रखना प्लाज्मा का जो रंग है वो कैसा है, लाल नहीं है बेटा, हल्का पीला होता है। कैसा होता है, तो हम लोग कहेंगे सर हल्का पीला होता है। और इसका हल्का जो येलो कलर है वो किसके द्वारा आता है, तो हम लोग याद रखेंगे एक पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं बिलीरुबिन पिगमेंट। और याद रखोगे बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण क्या होता है, हमारे जो प्लाज्मा है ना इसका रंग पीला हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है सर, ये जो बिलीरुबिन पिगमेंट है तो ये होता क्या है, तो हम लोग कहेंगे बेटा हमारे शरीर में दो पिगमेंट हैं जो यकृत यानी हमारे लीवर के द्वारा बनाए जाते हैं। एक होता है बेटा बिलीवर्डिन। तो ये जो बिलीवर्डिन पिगमेंट है ना, ये हमारे बाइल जूस जिसे हम बोलते हैं पित्तरस को क्या करता है बेटा, हरा रंग देता है। जबकि दूसरा कौन सा होता है, तो हम लोग कहेंगे बिलीरुबिन पिगमेंट। और बिलीरुबिन क्या करता है, तो बेटा हमारे प्लाज्मा को क्या देता है, पीला रंग। जैसे ही बेटा बिलीरुबिन पिगमेंट का अमाउंट बढ़ जाता है, जब ये एक्सेस अमाउंट में बनता है तो किस पर इफेक्ट डालेगा बेटा, यकृत पर, लीवर पे। और लीवर पर इफेक्ट डालेगा तो हमें कौन सा रोग होगा, तो हम लोग कहेंगे सर पीलिया रोग होगा। तो पीलिया की बीमारी कौन से पिगमेंट के ज्यादा बनने से होती है, बिलीरुबिन पिगमेंट के ज्यादा बनने से होती है। पीलिया क्या करता है, तो हमारे यकृत को डैमेज कर देता है, यानी हमारे लीवर को डैमेज कर देता है। जबकि हम लोग जानते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस में लीवर एक अहम रोल प्ले करता है और इतना ज्यादा हो जाता है कि मानव की मृत्यु हो सकती है। ठीक सर, रंग तो हो गया। सर ये बताओ प्लाज्मा में क्या होता है, तो बेटा प्लाज्मा में लगभग 90% तो समथिंग होता है बेटा पानी। प्लाज्मा का जो 90% भाग है वो पानी है। इसी प्लाज्मा में बेटा हम लोग बात करें आगे तो 1% इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी हम लोग कहेंगे खनिज होते हैं, खनिज। और इसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो समथिंग 9%, लगभग 9% इसमें क्या होते हैं, तो इसमें 9% बेटा विटामिन्स होते हैं। और ये विटामिन्स जो होते हैं ना, इन्हीं विटामिन्स के कारण क्या है, प्लाज्मा बहुत सारे काम करता है। जिसमें मुख्य रूप से कितने होते हैं बेटा, तो याद रखोगे 5 विटामिन होते हैं, जिसमें हम लोग कभी आगे बात करेंगे। जैसे बेटा थ्रोम्बिन विटामिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिन होता है, फिर फाइब्रिनोजीन होता है, फाइब्रिनोजीन। और इसके बाद होता है ग्लूब्यून प्रोटीन। सॉरी ये विटामिन्स नहीं बेटा, प्रोटीन होते हैं। कितने होते हैं, तो हम लोग कहेंगे 9। कितने होते हैं, 9% प्रोटीन है बेटा। थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजीन और हम लोग कहेंगे ग्लूब्यून प्रोटीन। ये 5 प्रोटीन है ना, इसमें जो बेटा फाइब्रिनोजीन है ये क्या करता है, तो हम लोग कहेंगे ये ब्लड की क्लोटिंग करवाता है, रक्त का थक्का जमाता है। और जब बेटा ये रक्त का थक्का जमाता है और ये यदि प्लाज्मा में है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर प्लाज्मा का पहला काम क्या है, तो हम लोग कहेंगे ब्लड की क्लोटिंग करवाना। रक्त के थक्का जमाने का काम भी क्या करता है, प्लाज्मा। तो हम लोग देख लेते हैं प्लाज्मा के कार्य। तो बेटा प्लाज्मा के कार्य क्या है, तो सबसे पहले हम कहेंगे रक्त का थक्का जमाना। आप कहोगे सर ये तो हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा नहीं, हमारे शरीर के अंदर हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे। एक तो बेटा शरीर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हिपेरिन, जो अंदर क्या है हमारे खून नहीं जमने देगा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, जो ब्लड की क्लोटिंग करवाएगा। तो वो भी है, लेकिन रियल में प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजीन होता है ना, इसके कारण क्या होती है बेटा, रक्त का थक्का जमता है। और फाइब्रिनोजीन प्लाज्मा में है तो इससे ही जमता है। यदि बेटा अगर हम कभी प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में से इसी फाइब्रिनोजीन को हटा दें तो बेटा होगा क्या, तो उसे कहा जाएगा सीरम। कई बार आपने नाम सुना होगा। और सीरम क्या है, तो याद रखोगे ये ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देता। सीरम क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देता। तो चलिए ये हो गया। दूसरा बेटा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा कार्य क्या हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे सर दूसरा कार्य इसका क्या है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज वगैरह का प्रवाह करना, क्योंकि इसमें 1% क्या है, खनिज। तो दूसरा हो सकता है कि हमारे जो रक्त है ना, रक्त, इसमें खनिजों का प्रवाह करना। तो खनिजों को शरीर में जो प्रवाह करता है उसमें भी प्लाज्मा एक अहम रोल प्ले करता है। लेकिन हम ये पढ़ चुके हैं
कि हमारे ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो हमेशा 7.4 होगी, इसीलिए हमारा ब्लड जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। लेकिन पीएच वैल्यू ना इससे ज्यादा होनी चाहिए ना इससे कम होनी चाहिए। तो रियल में ब्लड के पीएच मान को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? तो रेगुलेट करने का काम जो करता है वही मेन काम किसका है? प्लाज्मा। तो आपसे अगर बहुत सारी बातों में एक बात पूछें कि प्लाज्मा का कार्य क्या है, तो हम लोग कहेंगे प्लाज्मा का मुख्य काम होता है हमारे ब्लड के पीएच वैल्यू को रेगुलेट करना। हमारा ब्लड क्षारीय प्रकृति का है, उसे उसी नेचर में बनाए रखना प्लाज्मा का अहम कार्य होता है। तो सबसे पहले प्लाज्मा क्या है? हम कहेंगे यदि ब्लड में से आरबीसी निकाल दें, बचा हुआ भाग प्लाज्मा होगा। अभी हम लोगों ने सुना भी होगा कोरोना काल में कि बंदा प्लाज्मा डोनेट कर रहा है, उसके 2-3 प्रॉब्लम्स थे। जैसे किसी व्यक्ति में ब्लड तो ठीक है, 14 से 17 यूनिट मानव में होना, यानी मेल में, फीमेल में 10 से 14 यूनिट। अब हम उसे अगर ब्लड ज्यादा चढ़ाएंगे तो खून बढ़ जाएगा और इससे हमें थैलेसेमिया या पॉलीसाइथेनिया नामक बीमारी भी हो सकती है। लेकिन होता यह है बेटा कि हमें व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, हमें व्यक्ति में क्या करना है? इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है। तो हम चाहेंगे उसे WBC दी जाए, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, डायरेक्ट नहीं दे सकते। तो हम लोग क्या करते हैं? आरबीसी हटा देते हैं, जो ब्लड का ज्यादा भाग होता है, प्लाज्मा डोनेट करते हैं और प्लाज्मा देने से व्यक्ति की क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मा डोनेट क्यों किया जाता है। डायरेक्ट खून डोनेट हम कई बार क्यों नहीं करते। खासकर ये शब्द आपने कोरोना काल में सुना होगा। तो कोरोना काल में बेटा हमें रियल में खून नहीं बढ़ाना था, हमें बढ़ानी थी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमें बढ़ाना था व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर। चलिए अगला हम लोग बेटा देखते हैं। तो अगली बात करेंगे बेटा आरबीसी, इसे कहेंगे रेड ब्लड सेल्स या हम कहेंगे रेड ब्लड कैप्सूल्स, या इसी को हम लोग कहेंगे बेटा लाल रक्त कणिकाएं। ठीक, तो चलिए आरबीसी क्या है? तो सबसे पहले इसका साइंटिफिक नाम याद रखेंगे। इसे बेटा हम लोग इरेथ्रोसाइट कहते हैं, इरेथ्रोसाइट कहा जाता है। तो याद रखोगे आरबीसी को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे सर इरेथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी में याद रखोगे इसकी खोज किसने की है? तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की है, ल्यूवेनहॉक। तो हमने यहां बेटा शॉर्ट में लिख दिया है एवी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की है। सबसे बड़ी बात तो ये है सर आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो निर्माण कहां होगा बेटा? तो हम कहेंगे अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या है? हम पढ़ा चुके हैं, हड्डियों के बीच का जो गैप है, जो उनका खोखला भाग है, उसे अस्थि मज्जा कहते हैं। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे सर इसी को हम कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? तो इसकी मृत्यु बेटा प्लीहा में होती है। किसमें? प्लीहा, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं या शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तिल्ली में होती है। लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में क्या इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो याद रखोगे यकृत में भी होती है। तो पहले नंबर पे प्लीहा, अगर ना आए तो यकृत लगाएंगे। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा यानी तिल्ली को कहते हैं, ना आए तो यकृत है। सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा जो आरबीसी है ना, ये प्लीहा में क्या होती है? पुनः निर्माण हो जाती है। कुछ आरबीसी पुनः जीवित हो जाती हैं, पुनः निर्माण होती हैं। इसलिए इसी प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं? आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो याद रखोगे आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे सर प्लीहा को कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि सर आरबीसी का कार्य क्या है, ये करता क्या है? तो देखो इसका जो मुख्य कार्य है वो एक ही है कि O2 यानी ऑक्सीजन को प्रवाह करना। हमारे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाह करना है और हम अच्छे से जानते हैं कि सर ऑक्सीजन को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। मन में दो सवाल आते हैं, सर ये ऑक्सीजन को प्रवाह कैसे करता है? दूसरा, ऑक्सीजन ही क्यों जीवनदायिनी है? क्योंकि हमने खूब पढ़ा है सर 78.1% होता है हमारे शरीर में नाइट्रोजन, जबकि 20.9% होता है O2 ऑक्सीजन, जबकि 0.03% होता है CO2। और भी पढ़ते आर्गन वगैरह। तो ये बताओ सर, अगर हम क्योंकि हमने कोरोना काल में देखा था बेटा,
कोरोना काल में यह हुआ कि बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की कमी आई, और रियल में हम आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, अभी समझ जाएंगे, इसी वीडियो में हम पढ़ लेंगे कि व्यक्ति की मृत्यु कोरोना से कम ऑक्सीजन लेवल डाउन होने से ज्यादा हुई। तो ऐसी कौन सी चीज है कि ऑक्सीजन ही जीवनदायिनी है? अगर सर नाइट्रोजन होती तो हमारे पास समथिंग 78% है, कबों कमी नहीं आती। ऑक्सीजन ही क्यों है? तो रियल में होता क्या है, ये हम वैसे भी कई बार पढ़ चुके हैं कि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बन जाता है, और इसी के साथ क्या होता है, ये हमारे ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में जाता है। तो रियल में ऑक्सीजन क्या है, हीमोग्लोबिन में घुलनशील गैस है, जबकि नाइट्रोजन नहीं है। इसलिए हमारे ब्लड में ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है। सर जासे जीवनदायिनी को संबंध का है, जैसे तो ये है कि ब्लड में चली गई, सभी गए, CO2 गए, आर्गन गई, या फिर हम बेटा कहेंगे नाइट्रोजन गई। तो इससे ये है कि रियल में हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे शरीर किससे बना है, तो हमने खूब पढ़ा था, सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगी सर बॉडी यानी मानव का शरीर। तो हमारे जो सेल होते हैं उनमें कई पार्ट होते हैं, इन्हीं कई पार्ट में हम लोग आगे माइट्रोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, यानी कोशिका, उत्तक, अंग, और अंग से बनता है शरीर। तो जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है उसमें ग्लूकोज होता है। अब हमने खूब पढ़ा होगा कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, और जैसे ही बेटा इनमें ऑक्सीजन मिलती है, C6 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और जैसे ही इनमें बेटा ऑक्सीजन मिलती है O2, तो हो क्या जाता है, ये O2 इसका ब्रेक डाउन करवा देता है, और ब्रेक डाउन करके बनता क्या है, तो CO2 प्लस H2O प्लस ATP, और ATP क्या है, तो हम कहेंगे एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 1 ATP बराबर कितना होता है, 7.3 कैलोरी होता है। और हम अच्छे से जानते हैं कैलोरी क्या है, तो मानव की ऊर्जा की इकाई है, इसलिए ATP को हम लोग क्या कहेंगे, मानव शरीर की ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। कहाँ है बेटा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं मानव शरीर या कोशिका का पावर हाउस। ठीक, तो देखो सीधी सीधी बात यह है कि हमारा जो पूरा शरीर है ना, वो रियल में छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कोशिका मानव शरीर की प्राथमिक इकाई तो है ही बनने में, लेकिन क्रियात्मक इकाई भी है, यानी हमारा ये हाथ काम कर रहा है, मैं बोल पा रहा हूं, तो इसमें जीव, माइंड, ये सारी चीजें प्रोसेस कर रही हैं। इन सारी चीजों में प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हमारी कोशिकाएं कर रही हैं। कोशिका में क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, और माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ऊर्जा देगी। तो हमें पता है कि मानव क्या एक जीवित अंग है, एक लिविंग पार्टिकल में आता है, इसलिए इसे चलने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगी बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज को सिंपल फंडा है, अगर तुम में दम होए तो हम जे खड़े हमें तोड़ दो, हमें तोड़ोगे तो हम क्या करेंगे, तुम्हें ऊर्जा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सीधी बात ये है, ग्लूकोज को जलाना पड़ेगा। जैसे माचिस की तीली है ना, जब तक हम उसे जलाएंगे नहीं तब तक वो हमें ऊर्जा नहीं देगी। ऊर्जा उसमें है लेकिन देगी नहीं। तो होता क्या है, जब ऑक्सीजन जाता है तो वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाता है, उसे जलाता है, उससे ATP लेता है, और मानव क्या है, जीवित बना रहता है। कभी कभी यानी इसमें और जल्दी ऑक्सीजन से पहले भी जो घुलता है ना, वो कौन घुलता है, तो बेटा हम लोग कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, C6H12 है बेटा है, और O6 बराबर इसमें कौन प्लस आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे CO, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मानव के ब्लड में सबसे जल्दी घुलनशील गैस है, ऑक्सीजन से भी जल्दी घुलती है, लेकिन ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं करवा पाता। ब्रेक डाउन नहीं करवा पाता तो ना तो CO2, ना H2O, ना ATP, और ATP नहीं मिलेगी तो मानव को ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो एक साथ सारे अंग काम करना बंद कर देंगे, और एक साथ सारे अंग जब बेटा काम करना बंद करेंगे तो साइलेंटली मानव की मृत्यु होगी। इसलिए इसे साइलेंट किलर गैस कहा जाता है। किसे, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं बंद कमरे में हीटर या अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे मानव की मृत्यु हो सकती है। पहली बात तो ये। ठीक, आप लोग जे कह सकते हो सर ऐसा कैसे हैं, जे कर रहे जे कहीं नहीं कर रहे। तो देखो एक उदाहरण बताएं, पहले एक फिल्म आती थी अली बाबा 40 चोर, तो हमें अली बाबा गए, उनके पास एक मंत्र तो ऐसा समझ लो, वे गए, बिन्ने की खुल जा सिम सिम, गेट खुल गया, पैसा वैसा भी नहीं मिले, चले आए, बिन के भैया उड़ कर वे चले गए।
और कड़वे गए, पैसा तो ले ले, गेट बंद होगा। अब बिन पे वो मंत्र नहीं है तो खुल जा सिम वाला, तो वे कह रहे खुल जा, नहीं खुलो। तो ऐसे ही समझ ले ऑक्सीजन के पास मंत्र है, लेकिन जब जब धोखे में कार्बन मोनोऑक्साइड आता है तो वो खुल जा सिम वाला गेट नहीं खुलता, इसलिए मानव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये हो गया आपका बेटा आरबीसी। हमें नहीं लग रहा है कि आरबीसी में अब आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। केवल 3 बातें और देख लेते हैं। अच्छा, हम लोग देखते हैं अगली बात, तो हम लोग देखेंगे आरबीसी का जीवन काल क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, यानी जीवन काल। तो बेटा इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। एक कोश का जीवित रहती है समथिंग 120 दिन। अच्छा, एक बात और याद रखोगे कि हम जिस आरबीसी को पढ़ रहे हैं ना, इस आरबीसी हम लोग जब कोशिका पढ़ेंगे ना, तो हम पढ़ेंगे हर प्रकार की कोशिका में क्या है ना, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और केंद्रक ही कोशिका को दिशा निर्देश देता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, कोशिका का दिमाग। तो इसमें याद रखोगे आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा, तो हम कहेंगे आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। और जब केंद्रक नहीं होता तो इसे बिना दिमाग वाली सेल कहा जाता है। तो याद रखेंगे मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी जीव में आरबीसी में केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए बिना दिमाग वाली इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो याद रखेंगे इसे बिना दिमाग वाली सेल कहते हैं। लेकिन अपवाद में क्या है, ऊंट। अपवाद में क्या है, तो हम लोग कहेंगे ऊंट। ऊंट की आरबीसी में केंद्रक होता है। तो यहां तक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सर, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई, जे आरबीसी होत कितनी है, और जो आरबीसी की सर आप बात कर रहे हो ना, जे बताओ जे सब में बराबर होता है या कम ज्यादा कैसे। कल वाले वीडियो में तो आप कह रहे कि महिलाओं में खून की कमी है, वे को एक कारण आरबीसी है। आज हमें समझ में नहीं आ रहा जाको रियल कॉन्सेप्ट क्या है, या ये रियल में होती क्या है। तो रियल में बेटा हम लोग बात करें आरबीसी की, तो ये मेल में कितनी होगी, तो हम लोग कहेंगे 4.5 मिलियन से लेकर और कितनी होगी बेटा, तो हम कहेंगे 5.5 मिलियन तक होती है। कहाँ पर, तो याद रखना पर 100 ml हीमोग्लोबिन, यानी अगर हम 100 ml के हीमोग्लोबिन को लें तो इसमें 45 से लेकर 55 लाख तक आरबीसी होती हैं। जबकि बेटा हम फीमेल की बात करें, किसकी बात करें, तो हम लोग कहेंगे फीमेल की। तो फीमेल में कितनी है बेटा, 4 से 5 मिलियंस होती हैं पर 100 ml हीमोग्लोबिन, यानी हर 100 ml के हीमोग्लोबिन को देखें तो होंगी। यानी महिलाओं में आरबीसी की संख्या कम होती है, जो 40 से 50 लाख होती हैं। किसमें, क्योंकि 1 मिलियंस बराबर 10 लाख होती है, हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं में तो ये होती है 40 से 50 लाख और पुरुषों में होती हैं लगभग 45 से 50 लाख। तो 2 कारण थे महिलाओं में, यानी फीमेल में ब्लड की कमी या पुरुषों की अपेक्षा ब्लड कम होने का कारण क्या है, तो 2। एक तो उनका वजन कम होता है, तो हमें पता है ये कुल बॉडी वेट का 7% है। होता क्यों है, तो हमें पता है महिलाओं में आरबीसी कम होती है किसकी तुलना में, तो हम कहेंगे पुरुषों की तुलना में। पुरुषों में आरबीसी ज़्यादा होती है, महिलाओं में कैसी होती है बेटा, कम। लेकिन आरबीसी से होंगी 3 बीमारियां। तो याद रखना यदि आरबीसी की कमी है तो इसमें एक बीमारी होगी जिसे बेटा हम लोग कहेंगे अनीमिया। अनीमिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो कई प्रकार का अनीमिया होता है। अनीमिया का मतलब है खून की कमी होना, और खून की कमी का मतलब ये है कि चक्कर आना। तो आरबीसी की अगर कमी हो रही है, यानी अगर हमें 14 से 17 यूनिट या महिलाओं में 10 से 14 नहीं है, तो 10 से कम होने पे प्रॉब्लम आएगी। दूसरा क्या, आरबीसी ज़्यादा हो जाए, 17 से भी ज़्यादा, तो इसमें क्या है, तो एक बीमारी होगी जिसका नाम होगा पॉलीसाइथेनिया नामक बीमारी। पॉलीसाइथेनिया नामक बीमारी। इससे क्या है, तो हम लोग कहेंगे चेहरे पे लाल धब्बे पड़ना, ब्लड बढ़ जाना, इवन ज़्यादा बढ़ने पर हमें ब्लड कैंसर भी हो सकता है। अगर आरबीसी का जीवन काल कम हो जाए, यानी 120 दिन से आरबीसी 80 में ही खत्म हो जाए, तो थैलेसेमिया नामक बीमारी होगी। थैलेसेमिया बीमारी। और थैलेसेमिया बीमारी में क्या होता है, तो जो ब्लड में गांठ पड़ जाती है वो नसों को ब्लॉक कर देती है और नस ब्लॉक होने की शुरुआत हो जाती है। तो आरबीसी क्या है, आरबीसी होता क्या है, आरबीसी को पढ़ना कैसे, आरबीसी के काम क्या है, या आरबीसी से बनने वाले हम सारी बातें कर चुके हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। और सब्सक्राइब नाउ
and press the bell icon. Never miss an update.